शर्मा एंड वेलकम टू आर एस कॉर्नर। सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पैडागॉजी। ठीक है, क्योंकि हमारे टैट स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो, वो अब जो है वो बिल्कुल ही नज़दीक है और इसमें लास्ट टाइम पे जो है वो रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसकी वीडियो जो है वो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे साइकोलॉजी, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों ये साइकोलॉजी अस्तित्व में आया, क्यों ये सब्जेक्ट बना, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, इसकी मीनिंग की डेवलपमेंट कैसे हुई, इसके की फीचर्स क्या हैं और इसका जो मीनिंग है उसके आगे फर्दर जो है उससे हम क्या समझते हैं, क्या ये साइंस है या नहीं है। इन सब तथ्यों के बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कुछ एक इम्पॉर्टेंट अदर फैक्ट्स को, जैसे कि इसके अलग अलग फील्ड के जो फादर हैं वो कौन है। ठीक है, तो बने रहिएगा एंड तक अगर आपको इसके बारे में सब कुछ जानना है। ओके, तो सबसे पहले बात करें साइकोलॉजी की यानी कि मनोविज्ञान की, तो इसका जो ओरिजिन है वो दर्शन शास्त्र से माना जाता है। ठीक है, दर्शन शास्त्र जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं फिलॉसफी। ठीक है, अब ये फ़िलॉसफ़ी क्या थी? फ़िलॉसफ़ी जो है वो दर्शन शास्त्र के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, जिसमें कि हम क्या करते थे, अपना आत्ममंथन करते थे। मेन फोकस रहता था कि हम मेडिटेशन करें, मेडिटेशन के थ्रू आत्मज्ञान हो, आत्मज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का एक साधन माना जाता था, जिससे कि मानव में जागृति आती थी, एनलाइटनमेंट जिसको बोलते थे। आपने सुना होगा कि महात्मा बुद्ध को भी एनलाइटनमेंट हुई थी, वो मेडिटेशन करने गए थे। वैसे ही हमारे पास में जैसे महावीर जी हैं, वो भी मेडिटेशन करने गए थे और उनको भी जो है वो कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एनलाइटनमेंट हुई थी। तो इस तरीके से एनलाइटनमेंट का उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब प्रचलन था। ठीक है, जिसमें मेडिटेशन करते थे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जिसमें चलती थी और अपनी ही आत्मा का अध्ययन किया जाता था। आत्मा को परमात्मा से मिलन का एक साधन माना जाता था। ठीक है, ये बात है हमारे पास में 16वीं शताब्दी की। 16th सेंचुरी में स्टडी ऑफ सोल किया जाता था फिलॉसफी के अंडर साइकोलॉजी में। ठीक है, यानी कि फ़िलॉसफी में स्टडी ऑफ सोल जो किया जाता था वो साइकोलॉजी के रूप में एक ब्रांच की फॉर्म में था। देन उसके बाद में हमारे पास में इसका मीनिंग चेंज हुआ। कैसे? क्योंकि अभी तक तो क्या होता था कि इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने व्यवहार के ऊपर, अपनी आत्मा के ऊपर चिंतन करता था, लेकिन धीरे धीरे जो है उसने क्या किया कि अब दुनिया में बहुत सी चीज़ें होती थी। कई बार लड़ाई झगड़ा होता था, कई बार वॉर हो जाती थी, किंगडम्स थे। ठीक है, और कई बार जो है वो कोई पॉलिसी लगाई जाती थी, पॉलिसी लाई जाती थी राजाओं के द्वारा या कुछ खुद के द्वारा किया जाता था, तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते थे, कई बार नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते थे। ठीक है, कई बार शत्रु बन जाते थे, कई बार विद्रोह हो जाता था, कई बार दोस्ती में चीज़ें बदल जाती थी। तो उसके पीछे रीज़न क्या था? ठीक है, ऐसे जैसे जो कारण थे उनको जानने के लिए जो है वो बहुत सारा उत्सुकता जो है वो उस टाइम पे चली कि रीज़न क्या है। और रीज़न क्या लगा कि जो मानव का मन है, मन यानी कि हम बोलते हैं ना कि ये हमारे मन की अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, ये हमारे मन की चीज़ हो गई। ठीक है, हमारा मन ये बोल रहा है, हमारा मन वो बोल रहा है, और हमारा मन अगर किसी को अच्छा बोलता है तो हम उसके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा देखते हैं। किसी के लिए हमारा मन जो है वो एग्री नहीं करता है किसी थाउट के लिए, तो हम उसके या तो उसके नेगेटिव हो जाते हैं या उसके रिबेल बन जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका रीज़न जो है वो ह्यूमन माइंड लगा। इसलिए हमारे पास में पंपोलोजी ने 17th सेंचुरी में, ठीक है, ये जो हमारे पास में स्टडी ऑफ सोल से थोड़ा सा विस्तार हो गया था अब इस फील्ड का, उसको कहा स्टडी ऑफ माइंड। कि हमारे पास में साइकोलॉजी क्या है, ये स्टडी ऑफ माइंड है। ठीक है, हम जिस चीज़ का अध्ययन करते हैं वो हम मानव मन का अध्ययन करते हैं कि मन सोचने को प्रभावित करता है और सोचने की वजह से चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन अब बात क्या चली कि उस टाइम पे साइंस का थोड़ा थोड़ा जो प्रभाव होना शुरू हो गया था। अब लोग एविडेंस मांगते थे कि अगर ठीक है हम मन को मान लेते हैं कि स्टडी ऑफ माइंड है, लेकिन आप बताओ तो सही ये फिज़िकली प्रेजेंट कहाँ पे है। ठीक है, लेकिन माइंड तो आपको पता है कि हमें फिज़िकली दिखता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम जो चीज़ें सोचते हैं वो क्या होती हैं हमारे पास में, एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, और वो हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, या किसी से हमें किस तरीके की वाइब्स आ रही हैं, तो उनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, इसकी फ़िज़िकल प्रेजेंस नहीं थी। तो बहुत ज़्यादा जो है वो उस टाइम पे इसका क्रिटिसाइज़ होना शुरू हो गया। ठीक है, अब उन्होंने फर्दर अध्ययन किया कि माइंड ऐसा करता क्यों है। ठीक है, हमारे पास में जो माइंड की वजह से चीज़ें होती हैं वो क्यों होती हैं। ठीक है, तो अब रिज़ल्ट क्या है कि माइंड में हमारे में कोई चीज़ें आती हैं तो वो कॉन्शियसनेस की वजह से आती हैं।
यानी कि चेतना की वजह से आती हैं, ठीक है। और चेतना की वजह से आती हैं, इसलिए विलियम जेम्स और विलियम वुंट ने क्या किया कि 19वीं शताब्दी में अब स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस बोल दिया साइकोलॉजी को, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले स्टडी ऑफ सोल आई, स्टडी ऑफ सोल के बाद में स्टडी ऑफ माइंड आया, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस आ गया अब, ठीक है। लेकिन हमारी जो चेतना है हम उसको भी फिजिकली देख नहीं सकते हैं, और क्योंकि साइंस का ज़माना था फिर से कॉन्शियसनेस को लेकर सवाल उठे, लेकिन कॉन्शियसनेस को अगेन आप देख नहीं सकते, इसलिए इसका भी क्रिटिसिज्म शुरू हो गया। अब लास्ट में क्या हुआ कि हर चीज़ का निचोड़ निकालना शुरू हुआ। बोला ठीक है, माइंड काम करता है हमारा, कॉन्शियसनेस की वजह से काम करता है, लेकिन जो काम है उसकी वजह से कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो हमें दिख जाए, ठीक है। तो उसके रिजल्ट्स हमें दिख जाते हैं। रिजल्ट्स कैसे दिखते हैं? हमारे बिहेवियर के थ्रू। अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो हम खुश होते हैं, हम अच्छी चीज़ें करते हैं, पॉजिटिव माहौल रहता है, तो वो सारा का सारा क्या है? बिहेवियर है, ठीक है। तो अब जेबी वॉटसन ने 20वीं शताब्दी में क्या कहा कि ये स्टडी ऑफ बिहेवियर है। साइकोलॉजी क्या है हमारे पास में? स्टडी ऑफ बिहेवियर है। और वाकई में बिहेवियर जो है हमारा वो विजिबल होता है। कॉन्शियसनेस के ऊपर एक और सवाल ये भी था कि हमारे पास में फर्दर जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कॉन्शियसनेस के भी माइंड के जो वो 3 सब टाइप्स बताए थे, कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस। और ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है वो हमारे व्यवहार में प्रभाव डालती थी, इसलिए सिर्फ कॉन्शियसनेस को ही स्टडी हम नहीं करते थे, हम इसमें तीनों चीज़ों की स्टडी करते थे, जो कि बिहेवियर में तीनों चीज़ें आ जाती हैं। तो आज की डेट में साइकोलॉजी क्या है हमारे पास में? साइकोलॉजी आज की डेट में हमारे पास में स्टडी ऑफ बिहेवियर है, ठीक है, जिसको कि जेबी वॉटसन ने दिया था, ठीक है। अब बात करें टर्म साइकोलॉजी की, तो 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गॉकिल ने ये टर्म डिराइव की थी, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट अब अगर हम बात करें कि हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें क्या क्या टर्म्स आई, ब्रेन और माइंड, ठीक है, ये 2 टर्म्स आई। अब ब्रेन होता है हमारे पास में दिमाग। अगर हम शारीरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यानी कि ये एक हार्डवेयर है जिसको आप फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में हार्डवेयर की फॉर्म में होता है जो कि फिजिकली प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन इसके बीच में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो फंक्शंस होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे माइंड की फंक्शनिंग में, ठीक है, कि हम कैसा फील करते हैं, और उससे क्या होता है, हम कॉन्शियस होते हैं और हमारा बिहेवियर बनता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ब्रेन एक हार्डवेयर है, जबकि माइंड जो है वो एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट। हमने अभी तक पढ़ा कि हमारे पास में जो साइकोलॉजी है ये 4 भागों में जो है वो हमारे पास में आई। सबसे पहले इसको स्टडी ऑफ सोल कहा अरिस्टोटल, प्लेटो, डिमार्क ने 16वीं शताब्दी में, जिसके अंडर जो है वो हमारे पास में आत्मा का अध्ययन किया जाता था, आत्मचिंतन किया जाता था, इंट्रोस्पेक्शन की जाती थी, ठीक है, आत्ममंथन किया जाता था। फिर इसको स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाने लगा। विलियम वुंट, विलियम जेम्स, डिचनर और सिली अदर नेम है जिन्होंने 19वीं शताब्दी में इसको स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस कहा। देन इसको साइंस ऑफ माइंड बोल दिया गया पंपोलॉजी के द्वारा, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, स्टडी ऑफ माइंड पहले कहा गया, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो 3rd नंबर पर कहा गया, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में आया ये स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक है, स्किनर, हल, थॉर्नडाइक, पावलोव, पिल्सबरी, और इसके अलावा मैंने आपको बताया जेबी वॉटसन, इन सब ने जो है वो स्टडी ऑफ बिहेवियर इसको कहा। अब हमारे पास में 2 डेफिनेशंस है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आती हैं, पूछ ली जाती हैं अक्सर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है वुडवर्थ की। वुडवर्थ ने 1945 में ये डेफिनेशन दी थी, और इसमें साइकोलॉजी के डेवलपमेंट के 4 मीनिंग्स कवर होते हैं, ठीक है। और ये डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट, साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका सबसे पहला अर्थ हमने क्या लिया था? सोल लिया था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड, ठीक है, देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, इट स्टिल हैज़ बिहेवियर ऑफ सोट, ठीक है। यानी कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा त्यागी, उसके बाद मन, तत्पश्चात चेतना, और अंततः यह व्यवहार का विज्ञान जो है वो बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास में 4 मीनिंग्स को कवर करने वाला डेफिनेशन है। इसको दिया है वुडवर्थ ने 1945 में, याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि ये डेफिनेशन किसने दी है, ओके। और अगली डेफिनेशन जो है वो है हमारे पास में, जो फाइनल इसका मीनिंग निकल करके आया है, जेबी वॉटसन ने दी है ये, कि मानव व्यवहार का शुद्ध विज्ञान ही मनोविज्ञान है। यानी कि ये प्योर साइंस है, किस चीज़ की? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की, ठीक
ठीक है। और इसमें बिहेवियर ऑफ ऑल को ऐड करने वाले भी जे.बी. वॉटसन थे। जे.बी. वॉटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है क्योंकि उन्होंने व्यवहार के ऊपर अध्ययन किया था। फर्दर इन्होंने सारे के सारे जो प्राणी हैं उन सब के व्यवहार को साइकोलॉजी के अंडर ला दिया था। यानी कि पहले तो इसमें सिर्फ मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता था, लेकिन आज के टाइम पे इसमें सभी प्राणी मात्र का के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि डॉग्स को ट्रेन किया जाता है, जैसे हमारे पास में आर्मी में डॉग्स होते हैं ना, और उनको ट्रेन किया जाता है। डोमेस्टिक जो हमारे पास में एनिमल्स होते हैं, पेट एनिमल्स होते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है। तो इसमें सारे के सारे प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन जो है वो आज की डेट में शामिल है। तो उसमें कंट्रीब्यूशन किसका है? जे.बी. वॉटसन का है। तो जे.बी. वॉटसन को हम फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि हमने अभी तक बात की बिहेवियर की, ठीक है। तो इस बिहेवियर में आता क्या है? व्यवहार में हमारी आती हैं कॉग्निटिव एक्टिविटीज़, यानी कि ज्ञानात्मक क्रियाएं, ठीक है, जिनको करने के लिए हमारा दिमाग हम यूज़ करते हैं, ठीक है। दिमाग से संचालित जो होती हैं, जिसके लिए हमें सोचना पड़ता है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है वो हमारे पास में बिहेवियर में आती हैं। जैसे कि मेमोरी, यानी कि हम साइकिल चलाना सीखते हैं, या हम कोई कॉन्सेप्ट याद करते हैं, या अभी हम जो बात कर रहे हैं उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? मेमोरी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कोई बात भूल जाते हैं, जैसे कि सुबह क्या बनाया था, कल क्या बना था, वो हम भूल गए हैं, फॉरगेटिंग, उसके पीछे रीज़न क्या है? इमोशंस, हमें किसी के साथ मिलकर खुशी होती है, दुखी हम हो जाते हैं, कई बार किसी सिचुएशन की वजह से हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, तो उनके पीछे रीज़न क्या है? इन सब के लिए जो है वो हमारे पास में ज्ञानात्मक क्रियाएं यानी कि कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, हमारे दिमाग के द्वारा ये संचालित होती हैं। तो ये सब बिहेवियर में इंक्लूड होती हैं। एंड वंस अगेन इस बिहेवियर में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर नहीं, बिहेवियर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो इंक्लूड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या ये हमारे पास में जो साइकोलॉजी है, क्या ये एक साइंस है? क्योंकि इसको हम साइकोलॉजी को साइंस की फील्ड में रखते हैं की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि साइंस होती क्या है। तो साइंस का मतलब होता है टू नो, यानी कि किसी चीज़ को जानना। तो जो हमारे पास में साइकोलॉजी है उसमें हम जानते हैं, किस चीज़ के बारे में जानते हैं? बिहेवियर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो ठीक है, ये एक साइंस है। लेकिन जो साइंस है ना, उसकी थोड़ी सी ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, उसकी जो मीनिंग है वो थोड़ी सी ब्रॉड है। क्यों? क्योंकि ये काम करती है वाई, क्यों कोई चीज़ हुई, व्हाट, क्या हो गया, हाउ, ठीक है, हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ एक कॉमन लॉज होते हैं कि अगर कोई चीज़ हुई तो उसके पीछे ये रीज़न है, और वो रीज़न जो है वो हमारे पास में यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है। और अब हमारे यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटेशन होती है वो क्या होती है? कंट्रोल होती है ह्यूमन माइंड के द्वारा। कैसे? जो भी हमारे पास में रिसर्चर होगा, वो जब कोई एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसने सारी की सारी सिचुएशंस जो है वो कंट्रोल में रखी होंगी, और क्योंकि वो पहले से ही प्री डिफाइंड जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो उसके रिजल्ट्स जो है वो मोस्टली क्या होते हैं? हमारे पास में डिफाइंड होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि नॉलेज इज़ हेल्ड टुगेदर इन सीक्वेंस। इसमें ऑब्जर्वेशन भी इन्वॉल्व होती है, एनालिसिस भी इन्वॉल्व होता है, एप्लीकेशन भी इन्वॉल्व होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास में ह्यूमन बिहेवियर में भी होती हैं, ह्यूमन बिहेवियर में भी होता है, ठीक है। लेकिन उसमें एक चीज़ नहीं होती है कि वो कंट्रोल्ड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बिहेवियर है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? माइंड के द्वारा कंट्रोल होता है, ठीक है। यानी कि हमारा माइंड जैसा फील करेगा वो एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। जैसा वो फील करेगा वैसा ही हमारे बिहेवियर के थ्रू जो है वो हम रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। और माइंड को कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि बड़े रेयर ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि डिसिप्लिन में आ पाते हैं, लेकिन फिर भी उनका सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कंट्रोल्ड नहीं होती हैं, और इस वजह से हमारा बिहेवियर भी जो है वो फुली कंट्रोल नहीं होता है। इसीलिए इसको हम प्योर साइंस नहीं कह सकते। प्योर साइंस क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये फुली कंट्रोल नहीं है, ठीक है। लेकिन ये अप्लाइड साइंस है, यानी कि बिहेवियरल साइंस है। इसको हम व्यवहार में इसके रूल्स को जो है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो काउंसलिंग करते हैं, कुछ एक चीज़ों को अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद में रिजल्ट्स आते हैं, इसीलिए इसको पॉजिटिव साइंस भी बोला जाता है। यानी कि अगर इसमें कोई अध्ययन होता है तो उसके कुछ एक रिजल्ट्स भी निकलते हैं, ठीक है। तो इसको हम पॉजिटिव साइंस भी बोलते हैं। और नेचुरल साइंस इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें जो हमारे पास में नेचुरल चीज़ें होती है, नेचुरल वातावरण में कोई बिहेव जैसा कर रहा है उसका अध्ययन जो है वो किया जाता है। ओके, सो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि ये जो है वो साइंस है, साइकोलॉजी जो है वो साइंस है, लेकिन प्योर साइंस नहीं है। ये एक अप्लाइड साइंस है, नेचुरल साइंस है और पॉजिटिव साइंस है, ठीक है।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, इसमें मैंने आगे फर्दर यही लिखा है कि बिहेवियर को हम इसलिए कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि बिहेवियर माइंड के द्वारा कंट्रोल्ड होता है, और माइंड जो है हमारा किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, ठीक है। तो इसको हम फुली कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए ये प्योर साइंस जो है वो नहीं है, ठीक है। लेकिन साइंटिफिक जो रिसर्चेज होती हैं उनमें जो है वो सारा का सारा वातावरण जो है वो कंट्रोल किया जाता है रिसर्चर के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा, इसीलिए वो एक प्योर साइंस होती है। अब बात करते हैं हमारे पास में कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो सबसे पहली बार वर्ड साइकोलॉजी जो है वो यूज़ किया गया था रुडोल्फ गॉकेल के द्वारा उनकी बुक साइकोलॉजिया में 1590 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी ऑफ साइकोलॉजी किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, तो इसको विलियम वुंड के द्वारा 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिपजिग में जो है इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। इसीलिए उनको हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहते हैं, किनको, विलियम वुंड को। वर्ल्ड की सेकेंड यूनिवर्सिटी ऑफ साइकोलॉजी 1890 ईस्वी में विलियम जेम्स के द्वारा जो है वो बनाई गई थी। विलियम जेम्स, यहाँ पर जेम्स कट हो गया है, इसको आप लिख लीजिएगा, विलियम जेम्स। उन्होंने कहाँ पर ये बनाई थी, इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में बनाई थी, ठीक है। इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न और अमेरिकन साइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने हमारे पास में बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, और इन्होंने प्रोपाउंड किया था प्रैग्मेटिज्म यानी कि फंक्शनलिज्म, ठीक है। और ये जो है हमारे पास में मॉडर्न अप्रोच है साइकोलॉजी का अध्ययन करने की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में एडवर्ड थॉर्नडाइक, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। अब जब साइकोलॉजी के रूल्स को हम एजुकेशन की फील्ड में यूज़ करेंगे तो उसको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलेंगे। अब एजुकेशन की फील्ड में हम क्यों इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि एजुकेशन की फील्ड में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनके दिमाग को अगर हम पढ़ पाएँ कि कोई भी चीज़ हो रही है, उनकी जो ड्रॉबैक्स हैं वो क्यों हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, हेरिडिटी है, एनवायरनमेंट है, या किसी चीज़ की एनवायरनमेंट में कमी है, ठीक है, तो उसकी पूर्ति अगर हम कर लें, उसके लिए अलग मेथड अप्लाई करें, तो हर एक बच्चा जो है एक मिनिमम बेसिक लेवल तक जो है वो पहुंच सकता है। उसको हम सही डायरेक्शन में गाइडलाइन दे सकते हैं, सही फील्ड दे करके जो है जो कि उसको सूटेबल है उसको जो है वो सक्सेसफुल बना सकते हैं लाइफ में, ठीक है। और बहुत सी चीज़ों को जो है वो अच्छा कर सकते हैं एजुकेशन की फील्ड में। और इसी तरह से अगर टीचर उस साइकोलॉजी में एक्सपर्ट होगा तो उसकी क्लास कंट्रोल्ड होगी, उसके स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उसकी खुद की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। इसलिए जो है वो हम एजुकेशन की फील्ड में साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि हम डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को, जो कि हमारे चाहे हुए रिजल्ट हैं, जो हमने ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं, एम्स रखे हैं एजुकेशन को लेकर के, उनको अचीव कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले एजुकेशन की फील्ड में इसको इस्तेमाल करने वाले जो थे एडवर्ड थॉर्नडाइक, उनको जो है हम फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलते हैं। इन्होंने एसआर थ्योरी दी थी, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी दी थी, ठीक है, थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म दी थी, ठीक है। और इन्होंने एनिमल बिहेवियर के ऊपर काम किया था। ट्रायल एंड एरर थ्योरी के ऊपर इन्होंने बेसिकली काम किया था, ठीक है, जिसको हम लॉ ऑफ इफ़ेक्ट के नाम से भी जानते हैं, और जिसको हम आगे की उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। आगे जब हम साइकोलॉजी को प्रोसीड करेंगे तब हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं भारत की, तो भारत में सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी आई थी, ठीक है, उसकी इस्टेब्लिशमेंट साइकोलॉजी से रिलेटेड, उसकी इस्टेब्लिशमेंट कोलकाता में 1916 में एस.एन. सेन गुप्ता जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये था हमारे पास में आज का साइकोलॉजी का चैप्टर। कल के चैप्टर में हम पढ़ेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी को थोड़ा सा डीप में, साथ में हम इसके डिफरेंट मेथड्स को करेंगे, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। तो उन सारे मेथड्स को हम कवर करेंगे कि किसने दिया था और कौन सी चीज़ के लिए क्या इस्तेमाल होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।